गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो है हम इनकम मेथड के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में आपने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात की थी। वैल्यू एडेड मेथड क्या है वो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। हमने बताया था कि गुड्स और सर्विसेज की जो है वैल्यू जो भी हम लेते हैं, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटीमेटेड गुड्स निकालने के बाद हमको वैल्यू आउटपुट मिल जाता है, वैल्यू एडेड मिल जाता है। तो जो वैल्यू एडेड हमको मिला है उसको हम जो हमारी गुड्स और सर्विसेज तैयार थी रेडी गुड्स के अंदर जोड़कर, यानी उसको प्लस करके जो है हम वैल्यू आउटपुट निकालते हैं। और वैल्यू आउटपुट जो है आपका उसके थ्रू जो है आप अपनी नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू आउटपुट क्या होता है, स्टॉक चेंजेस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। टफ नहीं है, बट हाँ आपको पढ़ना एक बार पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इनके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं, उनको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने प्रीवियस क्लासेस में जब इनको पढ़ाया था, इन टॉपिक्स को बहुत ही क्लियरली आपको एक एक चीज़ को बताया था। यहाँ जो है हम हाईलाइट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको हर एक चीज़ को शॉर्ट में बताया है, ताकि आपको जो है वो एक बार रिवीजन हो जाए, क्लियर हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं, और अभी तक हमारे पास क्या ऐसा क्वेश्चन है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं समझ में आती है, तो वो अभी भी क्लियर हो जाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम कवर कर रहे हैं यहाँ। आज जो है हम इनकम मेथड के बारे में बात करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट मेथड। इसको हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन शेयर, हम इनकम मेथड की बात कर रहे हैं। इसका दूसरा नाम डिस्ट्रीब्यूशन शेयर और एक और नाम जो है इसका आप बता सकते हैं फैक्टर पेमेंट मेथड। अब स्टूडेंट्स मेरे बेसिकली नाम बताने का मीनिंग ये होता है कि आपको किसी भी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप देखेंगे तो इनकम मेथड के थ्रू आपको पता चलता है कि टोटल इनकम को हमको जोड़नी है, यानी जितने भी हमारे कंट्री में लोग रहते हैं उनकी इनकम को अगर आप प्लस करते हैं तो इनकम मेथड से आपको नेशनल इनकम मिल सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन शेयर मेथड से आपको ये पता चलता है कि हमारे इनकम को लेने वाले लोगों को कुछ कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उनकी जो कैटेगरीज है उनके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट मिलता है, और उस पेमेंट को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको जो टोटल मिलने वाली है वो हमारी नेशनल इनकम होगी। फैक्टर मेथड से आपको ये पता चलता है कि हमने हर एक प्रोडक्शन सेक्टर को जो है 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में डिवाइड किया है। उन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को अगर आप पेमेंट देते हैं तो उनका जो पेमेंट होगा उसको हम टोटल कर लेंगे और उससे जो है आपकी नेशनल इनकम आएगी। तो पर्टिकुलर नाम, ये जो नेम मेंशन किए हैं ना, इसका फायदा ये होता है कि आपको पर्टिकुलर हर नाम से पता चल जाए कि इस प्रोसेस में क्या होने वाला है, यानी इस मेथड में कौन सा प्रोसेस यूज करने वाले हैं। It is also called distribution share method and factor payment method. According to this method, national income is estimated in terms of factor payment. यहाँ नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए फैक्टर पेमेंट को हम काम में लेते हैं, ठीक है। फैक्टर पेमेंट मैं आपको बता चुकी थी, रेंट, इंटरेस्ट, कंपनसेशन और प्रॉफिट, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं और वो हम एक अकाउंटिंग ईयर में मेजर करते हैं। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो भी आप चीज़ें एक एक चीज़ों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हम अकाउंटिंग ईयर में पढ़ते हैं, ठीक है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू फाइंड नेशनल इनकम। यहाँ पर क्या सीन रहता है कि आप जो है डोमेस्टिक इनकम को भी निकाल सकते हैं और अब्रॉड वाली इनकम को भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर कंसीडर करेंगे हम डोमेस्टिक टेरिटरी को, ठीक है। फैक्टर इनकम्स क्या होती है ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी फैक्टर ऑफ पेमेंट्स हमारे होते हैं, ये हम कह सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस जो होते हैं उनको जो भी आप पेमेंट देते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग की थी तभी आपको बता दिया था कि देयर आर 5 टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट इज लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड हमारे क्या होते हैं, लैंड, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, ये हमारे हो गए। कैपिटल भी हम यूज करते हैं, तो कैपिटल को भी 5 है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनको जो आप पेमेंट देते हैं जैसे इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, वेजेस एंड प्रॉफिट, इन सब चीज़ों को हमको यहाँ ऐड करना होता है और यही हमारे जो है फैक्टर ऑफ पेमेंट्स होते हैं। फैक्टर इनकम को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करने पे आपको पर्टिकुलर एक एक चीज़ को दिया है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आप सैलरीज को भी ऐड करेंगे, इसमें जो है आप वेजेस को भी ऐड करेंगे। पेमेंट जो आप काइंड के रूप में देते हैं, जैसे फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करते हैं और जो
हम ये कह सकते हैं कि जैसे हाउसेस वगैरह जो हम दे रखे होते हैं वो सब चीज़ें इसमें ऐड होगी। कॉन्ट्रीब्यूशन सोशल सिक्योरिटीज जो आप देते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होगी। पेंशन और रिटायरमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कंपनसेशन, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस को हम लेते हैं तो इसमें डिविडेंड आते हैं, कॉर्पोरेट्स आती हैं और उसके बाद में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है, ठीक है। नेक्स्ट इनकम, हमने इनकम मेथड के बारे में बात करनी थी। क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम में जो है मैंने आपको बताया कि हमने इसको क्लासिफाइड किया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम। इनके अंदर क्या क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको आप ध्यान रखें। फैक्टर पेमेंट को मैं आपको जब बताती हूँ तो मैं बताती हूँ कि देयर आर 5 टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट। इसी को इन्होंने जो है डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट्स में। कंपनसेशन में कुछ चीजें इंक्लूड की है, उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में की है और फिर मिक्स्ड इनकम में। तो हमने जो 5 पार्ट्स को डिवाइड किया था उसी को इन्होंने 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है इसके प्रिकॉशंस देखेंगे। प्रिकॉशंस में अगर आप देखते हैं तो देखिए, ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट असिस्टेंस etc. should not be included in national income because corresponding to transfer payment there is no value addition in the economy. However, as already noted, retirement pension are to be included in national income as these are part of compensation of employees. रिटायरमेंट पेंशन को आप इसमें ऐड करते हैं, बट जो आप ओल्ड एज पेंशन देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट्स देते हैं, अलाउंस देते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं, पॉकेट एक्सपेंसेस देते हैं, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होती बिकॉज दीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स मीन्स जस्ट लाइक वन साइडेड पेमेंट, यू डोंट हैव एनी वर्क फॉर दिस बट यू गेट द मनी। आप इसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं बट इसके लिए आपको पेमेंट अवेलेबल होता है, आप इसके लिए मनी अर्न करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स हो गए। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बट रिटायरमेंट पेंशन आर इंक्लूडेड इन दी income method, okay. And the next one is income from legal activities like illegal activities like theft, gambling, etc. is not to be included in the national income. As regards income generated in terms of black money, it is not included simply because no estimates are available so of such incomes. यहाँ पर जो आप कह सकते हैं इनलीगल एक्टिविटीज जो भी होती है उनका पेमेंट हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते बिकॉज we don't have any ब्यौरा अबाउट these activities, just like theft कह सकते हैं, गैम्बलिंग कह सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं उनके हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हम इन चीज़ों को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते और ये इनलीगल है इसलिए भी हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। Commission paid on the sales and purchase of second-hand goods are to be included in the income as these are the reward of rendering factor services. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो कमीशन सेकंड हैंड गुड्स पे यूज करते हैं उसको हम ऐड करते हैं बिकॉज अगर सेकंड हैंड गुड बेचने वाला है तो उसका वो वर्क है और उसी की वो इनकम जनरेट कर पाता है, इसलिए हम उसको वहाँ पर इंक्लूड करते हैं। ब्रोकेज ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड इट टू बी इंक्लूडेड। ब्रोकेज जो होते हैं, जैसे आप ब्रोकेज जो दलाल होते हैं वो चाहे वो शेयर्स होल्डिंग का हो, चाहे वो हाउसेस का हो, चाहे वो जमीन का हो, लैंड्स का हो, ओन, तो वो सब भी इसमें इंक्लूड हो गए बिकॉज these generate the work of like these brokerage are salary of the person। अगर हम क्या कहें कि ये सारे तरीके के जो काम है वो उनकी सैलरी ही जनरेट कर पाते हैं, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये काम है जिसके करने के बदले उनको पेमेंट मिलता है, तो जो भी पेमेंट उनको मिलता है उसको हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड लाइक लॉटरीज। ये जो हम लॉटरीज वगैरह होती है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाती है क्योंकि सबके तो ओपन होती नहीं है, किसी किसी की होती है और उसका जो पेमेंट है जो आप एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू इंक्लूड करेंगे तो वहाँ हो जाता है, यहाँ पर हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलॉन्ग विथ रेंट। हम ये जो रेंट है उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कॉरेस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन देयर शुड बी जनरेशन ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, इट शुड बी टेकन अकाउंट। हम जो है सेल्फ कंजप्शन को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं बिकॉज अगर आप किसी और चीज को उसके लिए यूज करते हैं तो वहां पर भी आपको पेमेंट देना पड़ता है, ठीक है। दिस इज लाइक प्रॉफिट रिवॉर्ड फॉर योर सर्विसेज। Corporate tax, dividend and undistributed profit are all the components of corporate profit. Once profit is included in the estimation of national income, any of these
कंपोनेंट शुड नॉट बी सेपरेटली एडेड। अगर आप इन सब चीज़ों को एक साथ ऐड कर देते हैं, जैसे डिविडेंड हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हुआ, इनको अगर आपने एक साथ प्रॉफिट में इंक्लूड कर दिया है तो उसके बाद आप इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बट अगर आपने नहीं किया तो इंडिविजुअली आप सबको ऐड कर सकते हैं। इनकम टैक्स इज पेड ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इट शुड नॉट बी टेकन। इनकम टैक्स को आप यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं बिकॉज ये तो जाने वाला पेमेंट है वैसे भी। Wages and salaries in cash and kind as well as social security contribution by the employer on the behalf of employees are all components of compensation of employee. Any of these components should not be separately added once compensation of employees is included in the estimation of national income. Basically मैंने आपको बता दिया कि compensation जब आप ऐड कर देते हैं तो उसके बाद अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने compensation को इंक्लूड नहीं किया है तो आप इनको सेपरेटली इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारा वैल्यूएटेड मेथड कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में जो है हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। एक्सपेंडिचर क्या होता है, किस तरीके से इसकी हम मेजरमेंट करते हैं, या हम कह सकते हैं किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। प्रोजेक्ट वर्क के बारे में हमें टाइमिंग मिला है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती रहूँगी। एक स्टूडेंट जिन्होंने फीस जमा नहीं कराई है वो अपनी फीस जमा करा दे टाइम पे, और अपने रिसिप्ट्स की फोटोकॉपी अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।